नमस्कार, मैं हूं शाजिया इल्मी और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं हूं इस वक्त पुणे के शनिवार वाड़ा के ठीक सामने। वही किला, वही शानदार किला जिसे 18वीं सदी में बनाया बाजीराव पेशवा ने, जो कि महाराष्ट्र की सम्मान का प्रतीक है। पुणे जिथे काय उड़े, पुणे में किस चीज की कमी है, चाहे बात हो इतिहास की, उद्योग की, कला की, संस्कृति की। ये शहर जाना जाता है अपनी सभ्यता के लिए, लेकिन आखिर कितनी सभ्य है यहाँ की राजनीति, आइए जानते हैं। हमारे साथ है ढेर सारे नेता। हमारे साथ है इस वक्त अंकुश काकड़े जी एनसीपी के, उल्लास पवार कांग्रेस के, माधव भंडारी, और हमें इंतजार है एमएनएस के उम्मीदवार का भी। और हमारे साथ है पुणे के ढेर सारे निवासी अपने सवालों के साथ। सबसे बड़ा सवाल, आप दोनों की पार्टियां जो हैं केंद्र में भी और राज्य में भी साथ में सत्ता चलाते हैं, शहर में आखिर क्या हो जाता है? क्योंकि कांग्रेस को अलग रखने के लिए एनसीपी ने हाथ मिलाया है शिवसेना बीजेपी का। बात वाकई समझ में नहीं आती, आप समझाएंगे? आप बोल रहे सही बात है। 2 साल पहले पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए। पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पुणे वासियों ने किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 का पार्टी चुन के दिया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सेना, बीजेपी, मनसे ये आपस में कुछ काम नहीं कर रहे थे। एक बड़ी पार्टी होने के नाते से हमने कांग्रेस से समझौता करने का इरादा किया था, लेकिन लोकल लीडरशिप ने हमें साथ नहीं दिया। इसलिए हमारे ऊपर दायित्व था कि नंबर 1 पार्टी के उभर आने से यहाँ का पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता हस्तगत करने के लिए कुछ डेवलपमेंट के इशू पे हमने बीजेपी और शिवसेना का साथ लिया और पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में राष्ट्रवादी सत्ते में आ गई। आपको नहीं लगता उल्लास जी, 36 का आंकड़ा है अजीत पवार और सुरेश कलमाडी के बीच में, उससे काफी फर्क पड़ता है और काफी सेटबैक रहता है आपके लिए? क्या बात है कि एक पार्टी में भी काफी मतभेद होते हैं। जब गठबंधन होता है और वो एक से ज़्यादा पार्टियों को होता है तो मतभेद तो होने, ये तो स्वाभाविक है। और जो ये मतभिन्नता बढ़ जाती है, और ख़ासकर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे हमें स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉरपोरेशन, महानगर निगम, नगर निगम कहते हैं, तो यहाँ अलग अलग पार्टियाँ लड़ती है। और जितना छोटा चुनाव होता है, उस चुनाव के माध्यम से महानगर परिषद में काफ़ी पार्टियाँ आती है। जब 2 पार्टी, ये हमारे सोचने वाली बात है, जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, ये जो अनहोली अलायंस है ये फौरन तोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पर, छवि पर असर पड़ता है। हम चाहते हैं, बात करते हैं माधव भंडारी जी से, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। आप बताइए, आपको लगता नहीं है बहुत नुकसान आपका भी होने वाला है, आपका और शिवसेना का, एमएनएस के आने से? ये जो नया खिलाड़ी है, खेल में काफी गड़बड़ पैदा कर सकता है। एमएनएस ने जो कुछ खेल पार्लियामेंट के चुनाव में किया था, उससे एक बार तो उन्होंने स्पॉयलर्स का रोल अदा किया, लेकिन इन चुनावों में एमएनएस को ये रोल करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मतदाता है, आम आदमी है, उसकी सूझबूझ हमारी समझ से कहीं ज़्यादा है। सिर्फ 25,000 से सुरेश कलमाडी जीते हैं, आपको लगता नहीं कि 75,000 रंजीत ने पोल किए थे, अगर मिल जाते तो? नहीं, वो तो ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर उन्होंने थोड़े से ज़्यादा वोट लिए होते तो हम निकल जाते थे। तो वो तो बात छोड़ दीजिए, मनसे को जो रोल अदा करने का मौका पार्लियामेंट में मिला, वो इस बार नहीं मिलेगा। पर क्या थोड़ी घबराहट है? बिल्कुल नहीं। चलिए, इनका कहना है घबराहट नहीं है। पुणे वासी से बात करते हैं, क्या समस्याएं हैं पुणे की जन सुविधाओं को लेकर और आपकी खुद की, बताइए। पुणे की सत्ता हस्तगत करने के लिए राष्ट्रवादी ने हाथ जोड़ लिए थे शिवसेना और बीजेपी के साथ में। उसके साथ में अन्ना जोशी भी उन्होंने साथ में ले लिए। ये कैसा उन्होंने कर दिया, और बाद में वो मुख्यमंत्री जब चुना जाएगा तब भी वो उनके साथ रहेंगे क्या? इसका कॉन्फिडेंस उनको है क्या? अन्ना जोशी पुराने बीजेपी नेता, 2 बार एमपी रह चुके हैं। डेफिनेटली अन्ना जोशी पुणे शहर के एक बुजुर्ग नेता है। 2 बार असेंबली में उन्होंने काम किया, 1 बार पार्लियामेंट में उन्होंने काम किया, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम किया, डेप्यूटी मेयर के हैसियत से भी उन्होंने अच्छा काम किया है। वो राष्ट्रवादी में खुद आए हैं
उनका पार्टी में स्वागत हुआ है और पार्टी का जो आदेश होगा वो जी, आपकी पार्टी अपने को सेक्युलर कहती है, कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन रहा है, 10 साल पुराना रिश्ता रहा है, तो जब मर्जी आए सेक्युलर आप लोग हो जाते हैं, जब मर्जी आते हैं आप सेक्युलर से भी छोड़ देते हैं। सत्ता का इतना भी क्या तकाजा? आपको पुणे का ज्यादा मालूमात नहीं होगी, लेकिन अन्ना जोशी पहले से ही कांग्रेस के साथ थे। शरद पवार को जिधर जिधर मदद करनी चाहिए थी उधर हमेशा मदद करते थे। आपने जो जवाब दिया, देखिए जनता का क्या रिएक्शन है। माधव जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, उन्होंने सारा राज खोल दिया है तो मैं अब क्या बोलूं। मैंने कुछ उनके पास कहने के कोई नहीं है ना। जो उनको कहना था उन्होंने राज की बात बोल देने के बाद मैंने कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती है, और लोगों को भी उनकी बात मैं जो कह रहा हूँ वो भी उनके ही मन में है। ये लगता है पुणे वासियों को भी पुणे की अच्छी खासी मालूमात है, इसलिए ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जी नहीं, असली सवाल ये है कि भाजपा की मेजॉरिटी होने के बाद अन्ना जोशी इनके पार्टी में रहेंगे क्या पार्टी छोड़ के फिर भाजपा में जाएंगे? ये सवाल है। जवाब। मैं समझता हूँ कि अन्ना जोशी ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी के सामने बहुत बड़े इश्यू है, लोगों की समस्या है, राज्य का विकास करने की समस्या है। अन्ना जोशी एंटी डिफेक्शन बिल है, अभी जो भी किसी भी पार्टी में होंगे उनको अगर लोगों की समस्याओं की बात करें तो कोई ना कोई वजह होगी कि एनसीपी की पकड़ जो है इतनी कमजोर होती जा रही है। अगर हम पहले की असेंबली से देखें और इस बार के देखें, अगर हम बात करें शुगर बेल्ट की भी, तो पकड़ आपकी ढीली क्यों हो रही है? वो चीनी में जो मिठास थी उसको फीकी क्यों होती जा रही है आपके लिए? नहीं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये गढ़ था, लेकिन पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे पार्टी में कुछ रिबेल कैंडिडेट्स खड़े हो गए, इसकी वजह से हमारा पराभव हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी वैसा होगा। आने वाले असेंबली इलेक्शन में वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी का गढ़ है, वो गढ़ हम जरूर जिताएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई सवाल आपसे? मैं ये फिलहाल जो लैंड माफिया के बारे में जो चल रहा है आजकल पूना में, ये मैंने यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जो लैंड माफिया के बारे में जो है, हाँ 5-6 साल से जो पूना के जो आसपास के जो है लैंड्स वगैरह जो इतने प्राइजेस उसके बढ़ गए या है वो सब ये हो गए, इसके बारे में मैंने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया हुआ है। लैंड ग्रैबिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन रणजीत शिरोले MNS के उम्मीदवार पहुंच गए हैं हमारे बीच। थोड़ी देर जरूर आए, लेकिन उम्मीदवार हैं, बाकी सारे प्रवक्ता हैं मनसे के इस उम्मीदवार। हम बात जी स्वागत है आपका। अभी भी सवाल पूछा गया है लैंड ग्रैबिंग को लेकर, और रियल एस्टेट की प्राइसेस की अगर बात की जाए, अपने आप में वो बड़ी समस्या है। इसके बारे में आपको क्या कहना है और आपकी क्या जिम्मेदारी है? सर्वप्रथम सगळ्यांना जय महाराष्ट्र। लँड ग्रॅबिंगचा जो विषय आहे, मी मागे एका चर्चासत्रात बोललो होतो की लँड ग्रॅबिंग होतं त्याच्या मागची मूळ कारणं शोधा। तुम्ही राजकारण्यांवरती बोटं दाखवायच्या आधी तुम्ही तिथं सातबारे जे लोकांना दिले जातात। हिंदी में बोले, हमारा कार्यक्रम हिंदी में, आप भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हिंदी में बोलता हूँ, सही बात है, पर ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में मेरी महाराष्ट्र की जनता भी क्योंकि राज ठाकरे ने अब मराठी में बोलना शुरू कर दिया है, तो आप भी शायद अपने नेता के देखा देखी। नहीं, अब हम नेता को तो फॉलो करेंगे। शेवटी त्यांचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत, जे ते करणार ते आम्हाला मान्य, आम्ही तेच करणार, त्यांचा आदेश हा पाळणारच। पण हा प्रश्न चलिए, इनका जैसे कि राज ठाकरे भी कहते हैं बात सिर्फ मराठा वोट की नहीं है, बात मराठी की है, और वही दिखा रहे हैं। वैसे राज ठाकरे भी आजकल सिर्फ मराठी में ही बात करने लगे हैं, लगता है हिंदी और बाकी सारी भाषाएं भूल गए हैं। आपसे इसके बारे में पूछेंगे, MNS के आने से कितना बड़ा सेटबैक और कितना पिछड़ा है आपका अलायंस? नहीं, MNS के आने से हमारा, मैंने शुरू में भी जवाब दिया था कि आपको जो लग रहा है वो MNS के मजाल पार्लियामेंट के आगे जाने वाली नहीं है। पार्लियामेंट चुनाव में जो जितना उन्होंने किया उसके आगे जाने वाले नहीं है, और हमें उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचने का कोई मौका इस बार नहीं है। उसके अलग अलग कारण है, सभी कारणों की चर्चा मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं है। रंजीत जी, आपसे पूछेंगे, आप जाते हैं अर्बन वोटर के पास जहाँ ये समस्या है मराठी नॉन मराठी की, जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, जब आपकी पार्टी की आधार बढ़ेगा, तब आप किस मुद्दे के साथ जाएंगे जब मराठी मुद्दा होगा नहीं? मराठी मुद्दा इथं पण आहे, मराठी मुद्दा तिथं पण आहे। जेव्हा
बाबासाहेब आंबेडकरांनी घोषणा दिली की शहराकडे चला, तर त्यांचं म्हणणं हे नव्हतं की गावाकडे जर का आपल्याला आज गरिबी आहे, तिकडे त्रास होतोय, तर तुम्ही येऊन इकडे शहरात पण गरीबासारखंच राहा, झोपडपट्टीत राहा आणि मरत राहा. तर हा प्रश्न फक्त ऐसा ना हो कि आप शहरासाठी नाहीये. सिर्फ जो अर्बन सेंटर है वहीं सिमट के रह जाएं और सिर्फ काम खेल बिगाड़ने का करें, ना ही अपना काम बनाने का, क्योंकि इससे आप जानते हैं कि आपको कांग्रेस एनसीपी की बी टीम कहा जा रहा है. लोकांना जे बोलायचं बोलून दे, ते त्यांच्या फायद्यासाठी, तो त्यांचा विचार आहे. हा सर्वसामान्य जनतेचा विचार अच्छा, लास्ट जी आप बताइए, इनके आने से आपको कितना फायदा हुआ? किसी के आने से, किसी के जाने से, कौन सी पार्टी निर्माण होने से, गणित की बात है, सीधा साधा गणित है. कांग्रेस को बहुत बड़ा इतिहास है. 120 साल की पार्टी है और हम किसी के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहते. लगातार आप देख रही कि 1952 से देश में चुनाव हो रहे हैं और ऐसा लगा था 1977 में, 77 में 8 राज्यों में कांग्रेस पूरी हार गई थी. लोगों ने बताया कि कांग्रेस अभी कभी नहीं जीतेगी. मैं ये लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसको थोड़ा थोड़ा ढीला कर दिया एमएनएस के आने से? नहीं, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है. अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, गत 9 साल से कांग्रेस और गठबंधन का जो सरकार बम्बई में चल रही है, उसी की वजह से कांग्रेस के 17 और एनसीपी के 7-8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, तो हमारे भारी जीत हो गई है. तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर होता तो इतनी जीत हमारे नहीं होती. ये तो बात बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि बहुत काम किया है कांग्रेस के गठबंधन के सरकार ने. आप बताइए माधव जी, बीजेपी में इतनी ज्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है, इतना ज्यादा बटा हुआ है, बिखरा हुआ है बीजेपी, उसका असर देखने में भी आया है. जिस तरह से सिमटती जा रही है बीजेपी की जो पकड़ है, उसके बारे में क्या कुछ किया जा रहा है? बीजेपी में जो कोई बिखराव दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मीडिया को दिखाई दे रहा है. लोकसभा के चुनावों के बाद इस देश में जितने भी चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में हर एक प्रांत में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है और हर बार जीत हासिल की है. जो विवाद चल रहा है वो मीडिया के सामने चल रहा है. हमें कोई बिखराव नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है. ढेर सारे सवाल पूछने हैं पुणे के निवासियों को भी. जी, क्या मुझे अब भंडारी जी से पूछना है, आपने जसवंत सिंह जी को आपने पार्टी से निलंबित किया, वो एक किताब पे निलंबित किया. वो किताब एक आरएसएस कार्यालय में अहमदाबाद में बिक रही है अगले 20 साल से. वो कैसे बिक रही है? तो आप कैसे बोल रहे हैं कि जसवंत सिंह साहब ने गलती की है और बाकी? और ये सवाल आडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके किया कि जिन्ना के बारे में प्रेस किया उनको, तभी भी उनको उनके खिलाफ कुछ नहीं किया. बहुत बड़ा सवाल है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. आखिरी बार और एक बार अपने कार्यकारिणी में आप लोग तय कर लिए कि आप लोग जिन्ना के बारे में आखिर सोचते क्या है? नहीं, हम जिन्ना के बारे में जो सोचते हैं, हमारे लिए जिन्ना का विषय खत्म हो चुका है. इसलिए इसके बारे में हम क्या सोचते हैं इसकी भी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है. जसवंत सिंह इज अ क्लोज चैप्टर और उनको निलंबित नहीं, पार्टी से निकाल दिया है. द मैटर इज फिनिश्ड. चलिए, उम्मीद ये की जा सकती है कि ये मैटर खुलेगा नहीं, क्योंकि कई बार पहले भी आया दबाव, फिर आया और भी ढेर सारे सवाल. एकंदर शेवटच्या 8 दिवसपासून आपण टीव्ही पाहिला असेल तर आपल्याला लक्षात येईल की पद, पैसा आणि प्रतिष्ठासाठी लोक काय करतायत. हिंदी में सवाल पूछिए. हाँ? हिंदी में सवाल पूछिए. हाँ, पद, पैसा और प्रतिष्ठा के लिए काय करतायत. त्याचप्रमाणे आता लोकांना कुठल्याही पक्षावर क्या पूछना चाह रहे हैं हिंदी में? हम इनके लिए ये पूछना चाह रहे हैं कि गए 8 दिन के अंदर जो लोगों ने देखा है कि पद, प्रतिष्ठा और पैसा के वजह से जो खेल चल रहा है, जो घिनौना खेल चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किससे पूछना चाह रहे हैं सवाल? ये सब पार्टियों से. अच्छा, आप सब लोग बताइए कि सत्ता का तकाजा ऐसा कि सारी की सारी सोच, आइडियोलॉजी, बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाती हैं. आप सब पार्टियां क्या सोच रही हैं सत्ता के लेकर? जैसे इनका आरोप है कि कोई चीज जो है सही नहीं रहती, खराब हो जाती है, सत्ता ही मेन चीज रहती है. ऐसी बात है कि ये कहना बहुत ही आसान है कि आई हुई सरकार ने, प्रशासन ने कुछ नहीं किया. ये एक सेंटेंस बोलने के लिए इतनी आसान बात है, लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़ी नम्रता के साथ, 1947 से आज तक कुछ नहीं हुआ इस देश में. तरक्की की बात, उन्नति की बात कुछ नहीं हो गई. आपका सवाल है क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुणे के निवासी सोच रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता था उनके लिए, नागरिकों के लिए, जन सुविधाओं के लिए. क्या सवाल है आपका? महाराष्ट्र में व्यापारियों के लिए ऑक्ट्रा एक बड़ी समस्या है. गिने चुने शहरों में ऑक्ट्रा हटाना बहुत जरूरी है. व्यापारी आज एक चोर की तरह जी रहा है.
ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापारी ऑलरेडी वैट भर रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स है, इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ता है, सेल टैक्स भी बढ़ता है, इनकम टैक्स भी बढ़ता है। ऑक्ट्रा हटाना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बात आपने सही उठाई और मेरे दोनों बगल में जो दोनों साथी खड़े हैं, दोनों ने ये बार बार महाराष्ट्र को बताया था कि हम ऑक्ट्रा कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो किया नहीं है और ये मामला खत्म नहीं। ये भंडारी साहब जो कह रहे हैं कि हमारी ओर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, सेना बीजेपी का गठबंधन बम्बई में महानगर निगम में उनके हाथ में है, उन्होंने सबसे बड़े अपोज किया इस बात को, ये जानते नहीं शायद। ये सरकार का फैसला है, सरकार ने करना है। सरकार का पैसा ऐसा करके दूसरे के ऊपर मत डालिए। आपके हाथ में जो है पहले करो, बात जो आपके हाथ में है वो पहले करो। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके हाथ में है, आप उधर की चुन्नी निकाल दो, हम महाराष्ट्र में उसका। आप देख रहे हैं कितने आपसी मतभेद हैं यहाँ पे सारे नेताओं के बीच जो अलग अलग पार्टियों से यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे ढेर सारे पुणे के निवासी यहाँ मौजूद हैं और भी सवालों शिकायतों के साथ हम जल्दी ही हाजिर होते हैं। ट्रैफिक, आप बताइए और क्या समस्याएं हैं यहाँ पुणे में? स्वाइन फ्लू की समस्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है और पुनः हर शहर बदनाम हो रहा है। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या जो थी देखने को मिल रही है जब से हम यहाँ पे आए पुणे में। वाकई में इधर से उधर जाना बहुत मुश्किल है। क्या किया है रूलिंग पार्टी ने? स्वाइन फ्लू के बारे में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट महाराष्ट्र, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सब मीडिया ने उसका स्वागत भी किया है। स्वाइन फ्लू ये पॉलिटिकल कलर देने की सवाल नहीं है, ये आपत्ति आ गई है उसको। स्वाइन फ्लू एक हकीकत है और 58 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं सिर्फ पुणे में। आप बताइए आपकी पार्टी ने अब तक क्या किया है? ट्रैफिक की जो इतनी विकट समस्या है। ट्रैफिक और स्वाइन फ्लू दोनों के बारे में मेरे मित्र अंकुश काकड़े जी ने बताया, इतनी गंभीरता देखकर यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक चौहान वो स्वयं यहाँ आए थे, उन्होंने लगा 2-3 घंटे यहाँ मीटिंग भी ली। इतना ही नहीं, इतनी ही बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश से यहाँ ये बीमारी आई है, फैल गई है। अनफॉर्चुनेटली ये गंभीर है और गंभीरता के बारे में सरकार ने अभी आप बता रहे हैं कि पुणे के कितने मेडिकल स्टोर में इसकी टैबलेट्स मिलेंगी, इसकी दवा मिलेंगी, ये भी ऐलान किया है। और कैसी मिलेंगी, कौन सी कंपनी के है, कोई अधिकृत है, ये सब आपने काफी कोशिश की है। और क्या समस्याएं हैं पुणे निवासियों की? मेरा सवाल रूलिंग पार्टी को है, अभी तक झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जो 1995 में शुरू की थी, एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई। SRA स्थापन किया, खुद मुख्यमंत्री उसके प्रमुख है, अपने कलेक्टर कमिश्नर उसके प्रमुख है, लेकिन PMC और उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। झोपड़पट्टी वालों का इतना बुरा हाल है, 12 साल से कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे सत्ताधारी। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? SRA की स्कीम पुणे शहर में बहुत हुई है। आप देखिए भवानीपेट में पर्वतीय मतदार संघ में भी उधर हो गई है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र SRA की स्कीम बनाने के लिए दोनों कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस उनकी प्रायोरिटी है। हम काम कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन झोपड़पट्टी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और SRA की स्कीम के बारे में आप जो बोल रहे हैं उसमें दोनों पार्टी जानबूझकर काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, आज देश का कृषि मंत्री महाराष्ट्र से सबसे बड़े नेता है, लेकिन फिर भी इसी राज्य में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। आप गवर्नमेंट में रहकर इसके बारे में क्या कर रहे हो? सरकार में रहकर क्या कर रहे हैं? 10 साल किसानों की समस्या, अभी इतना मुझे समझ में नहीं आती बात कि दुनिया में जहाँ कुछ नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। उतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 5 एकड़ यानी 2 हेक्टर जमीन के ऊपर वाले जो विदर्भ में लोग हैं खासकर, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा था। उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ के ऊपर का प्रावधान रखकर अभी वो देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, डायरेक्ट सबसे बड़ा सवाल ये कि हालात आखिर इतने खराब हो ही कैसे कि इतने ढेर सारे किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अभी के लिए बस इतना ही। हम हाजिर होंगे परसों एक और जगह से, हम आपको मिलेंगे मुंबई से। पुणे से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अभी के लिए बस इतना ही।